एक ऐसा सामुराई जो बिना तलवार के ही आपके 100 टुकड़े कर देगा। 400 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन आज के विज्ञान ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। उस आदमी के युग में जिसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है। दोनों की ताकत बेमिसाल है, पर क्या हो जब वो दोनों आमने सामने आ जाएं? दोनों में से कौन ताकतवर है? 400 साल पुराना एक मॉन्स्टर या फिर आज के ज़माने का दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर? तो चलिए एनिमे को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी लंबी सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। अचानक वो जंप करता है और बहुत स्पीड में सीढ़ियों से उतरने लगता है। हर मोमेंट में लगता है कि वो गिर जाएगा, पर वो लड़का अपनी बॉडी को इतनी स्पीड में भी कंट्रोल कर पा रहा था। तभी उसको बीच हवा में उबासी आने लगती है, लेकिन उसे पता था कि उबासी आएगी। फाइनली वो लड़का नीचे आ जाता है और हाँफने लगता है, और उस लड़के का नाम होता है बाकी हानमा। सीन चेंज होता है और हमें एक बॉक्सर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि वो 7 बार चैंपियनशिप जीत चुका था और उसे कोई हराने वाला नहीं था। इसलिए वो फाइटिंग को सीरियसली भी नहीं लेता था और अपने राइवल्स को कुछ ही सेकंड में हरा देता था। जीतने के बाद वो बॉक्सर जापान आने वाला था, क्योंकि वो जो सबसे ताकतवर है जापान में ही रहता है। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिनका नाम होता है मित्सुनारी तोकुगावा, और उन्हें लोग प्यार से शोगुन भी बुलाते हैं, जो उस बॉक्सर से बात कर रहे होते हैं। बॉक्सर बाकी हानमा से लड़ने की बात उनसे करता है, क्योंकि बाकी को दुनिया का सबसे ताकतवर टीनेजर माना जाता है। शोगुन बॉक्सर से पूछते हैं कि कब लड़ना चाहोगे, तो बॉक्सर कहता है कि आप कहें तो आज ही लड़ लूँगा। तो शोगुन कहते हैं कि ठीक है, तो आज ही लड़ाई होगी। इस पर बॉक्सर थोड़ा शॉक हो जाता है। मित्सुनारी बताते हैं कि बाकी कभी फाइट के लिए मना नहीं करेगा, वो तो हमेशा ऐसी फाइट्स के लिए तैयार होता है। फिर हमें बैटल अरीना दिखाया जाता है जो लोगों से भरी थी और बॉक्सर भी था। तभी बाकी हानमा की एंट्री होती है। बॉक्सर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा बाकी हानमा है, अबे ये तो मेरी आधी हाइट का भी नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी के सारे निशान ये साबित करते थे कि बाकी एक ग्रेट फाइटर है। अचानक बॉक्सर को बाकी के रूप में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है। अरीना में खड़ा आदमी उन्हें रूल समझाता है। सारे लोग बॉक्सर को चीयर करने लगते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। फाइट शुरू होते ही बॉक्सर बाकी पर अटैक करता है, लेकिन बाकी उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है। बाकी उसके सिर को जोर से पकड़ लेता है, जिससे बॉक्सर हिल भी नहीं पा रहा था, और उसके सिर को जोर से शेक कर देता है। उसका ब्रेन उसकी खोपड़ी में टक्कर खाने लगा। इसी के साथ बॉक्सर बेहोश हो जाता है और बाकी जीत जाता है। तभी हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर मित्सुनारी प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिखाने ले जा रहे थे। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर, मित्सुनारी और वहाँ का स्टाफ एक बड़े गेट के पास पहुँचते हैं, जिसमें लिफ्ट के सहारे मित्सुनारी उन्हें 366 मीटर जमीन के नीचे अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को दिखाने ले जा रहे थे। लिफ्ट से उतरते ही वो लोग एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। शोगुन और साइंटिस्ट गले मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नीचे का माहौल देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मित्सुनारी बताते हैं कि हम यहाँ एक इंसान का क्लोन बना रहे हैं। फिर हमें एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे प्रिजर्व किया गया था, और वो बॉडी थी मुसाशी मियामोतो की, जो प्राचीन काल के ताकतवर योद्धा थे। प्राइम मिनिस्टर इसे रोकने को कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग पूरी दुनिया में बैन थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा ही हो गया था। जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे, उन्होंने पुराने से पुराने जानवरों जैसे डायनासोर्स की हड्डियों से टिश्यूज़ और डीएनएज निकालकर उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहते थे, और उनकी उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से शोगुन उन्हें पैसे देकर खरीद लेते हैं और मियामोतो मुसाशी को जिंदा करने की बात करते हैं। जो सुनकर साइंटिस्ट काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मुसाशी अपने समय में एक महान तलवारबाज थे। शोगुन उन्हें लैब में ले जाकर मुसाशी की बॉडी दिखाते हैं और साइंटिस्ट इसके लिए एग्री हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें बाकी का घर दिखाया जाता है, और बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद थक कर लेट गया था। तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, उसे किसी की धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर हम मुसाशी की रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, जो बहुत मोटी थी, जिससे ये पता चलता था कि उनका जीवन कैसा था। साइंटिस्ट उनकी रीढ़ की हड्डी को बीच से काट देते हैं, जिसमें आर्टरीज और उनकी नसें साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर साइंटिस्ट एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। तभी बाकी को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसे फिर से उबासी आ जाती है। हम एक कराटे स्कूल को देखते हैं जहां 2 लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लड़के का नाम होता है कात्सुमी ओरोची और दूसरे आदमी का नाम शिबुकावा। कात्सुमी शिबुकावा पर हमला करता है, लेकिन शिबुकावा उसे हवा में घुमा देते हैं। फिर भी कात्सुमी उन पर काउंटर अटैक कर देता है और शिबुकावा को लगने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेते हैं।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों बाकी और उसके डैड की फाइट की बातें करते हैं, जिससे उनके ट्रेनिंग का जज्बा और भी बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अनफर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस की हेल्प से कुछ ही महीनों में मुसाशी मियामोतो को जिंदा कर देंगे, जिसे सुनकर शोगुन काफी हैरान हो जाते हैं। साइंटिस्ट मियामोतो के न्यूक्लियस को अनफर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस में डाल देते हैं और फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। तभी हम फाइटिंग अरीना में एक फाइटर को बाकी पर हमला करते हुए देखते हैं, लेकिन बाकी उसे नॉकआउट कर देता है और उसे फिर से उबासी आ जाती है। फिर हमें एक बहुत लंबा आदमी दिखाया जाता है जो बोन एक्सटेंशन की हेल्प से अपनी हड्डियों को और लंबा कर रहा था और उसे भी उबासी आ रही थी। हम लैब में मुसाशी के क्लोन को देखते हैं जिसे बाहर निकाला जाता है और उसके नाखून काटे जाते हैं। वो देखने में ही काफ़ी ताकतवर लग रहे थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी बाकी हानमा के डैड यूजिरो हानमा से लड़ने की ख्वाहिश लेकर शोगुन के पास आया था और उस आदमी का नाम था काओरू हानायामा। शोगुन बताते हैं कि उस राक्षस से तो कोई भी लड़ना नहीं चाहता, तो तुम क्यों लड़ना चाहते हो? दरअसल 5 साल पहले जब हानायामा और यूजिरो हानमा की फाइट हुई थी तो यूजिरो ने हानायामा को बहुत ही बुरी तरह मारा था, लेकिन अपनी बोरियत को दूर करने के लिए हानायामा फाइट के लिए ना नहीं कहता और वहाँ मुसाशी को अभी तक होश नहीं आया था, जिसे लेकर लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उसकी बॉडी तो बना ली थी लेकिन उसकी आत्मा कैसे लाएंगे। तभी शोगुन उठते हैं और बताते हैं कि मेरी बहन आत्माओं को बुलाती है। साइंटिस्ट के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लोग राजी हो जाते हैं। तभी हम सबुको तोकुगावा को देखते हैं जिनके पास लोगों की लंबी लाइन थी। जो लोग बोलते हैं वो अपने अंदर उनकी आत्मा ले आती हैं और उसी तरह बिहेव भी करने लगती हैं, पर लोगों को ये सब कॉमेडी लग रही थी। तभी एक लड़का आता है और अपने डैड की आत्मा को बुलाने के लिए कहता है। शोगुन की बड़ी बहन मंत्र पढ़ती हैं पर आत्मा को नहीं बुला पाती, तो वो कहती हैं क्या सच में तुम्हारे डैड मर गए? मैं तो उन्हें नहीं बुला पा रही। लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि उसके डैड जिंदा थे, वो तो बस उन्हें चेक कर रहा था। लेकिन वो फिर से कोशिश करती हैं और इस बार उस लड़के के डैड की सोल को बुला लेती हैं और उसके डैड की ही तरह उसे डांटने लगती हैं। ये सारी बातें लड़का अपने डैड को बताता है तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे मैं बेहोश हो गया था और सपने में मैं तुम्हें डांट रहा था, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ सबुको थी। ये सुनकर लड़का समझ जाता है कि ऐसी कोई सोल नहीं जिसे सबुको तोकुगावा बुला नहीं सकती। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानायामा चल रहा होता है। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं, लंबा चौड़ा और उसका ऑरा ज़बरदस्त था। दोनों चलते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शोगुन उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और लड़ने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सबुको लैब में पहुंच चुकी हैं और सारे रिपोर्ट्स को देखकर ये बताती हैं कि 5 मिनट में वो मुसाशी को जिंदा कर देंगी। हमें दिखाया जाता है कि हानायामा उस आदमी के सामने खड़ा है जिसका ऑरा कमाल का है और यही है यूजिरो हानमा, बाकी के डैड और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर। दोनों टहल रहे होते हैं। तभी एक आदमी यूजिरो का ऑटोग्राफ लेने आ जाता है क्योंकि बाकी और यूजिरो की फाइट के बाद पूरी दुनिया इन्हें जानने लगी थी। यूजिरो उसके ऑटोग्राफ के 4 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वो लड़का खुश हो जाता है और अपने ऑटोग्राफ का शो ऑफ करने लगता है। कुछ टाइम चलने के बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हानायामा यूजिरो पर हमला करता है, जो इतना तेज़ था कि कोई और होता तो मर जाता, लेकिन यूजिरो को कुछ नहीं हुआ, बल्कि यूजिरो एक डरावनी हंसी हंसने लगा। हानायामा ने फिर यूजिरो पर हमला किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। यूजिरो को हंसता देख हानायामा की फट जाती है। गुस्से में हानायामा पूरी ताकत से उन पर पंच करता है, लेकिन उससे पहले ही यूजिरो हानायामा को काउंटर अटैक कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सबुको मुसाशी को ज़िंदा करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती हैं और मुसाशी की आत्मा उनके अंदर आने से वो उन्हीं की तरह बन जाती हैं। तभी सबुको उनके पास जाती हैं और मुसाशी को किस कर लेती हैं। अबे बुढ़िया। खैर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे मुसाशी के सारे निशान वापस आने लगते हैं और धीरे धीरे उनका चेहरा भी बदल जाता है। उनके हाथ हिलने लगते हैं और जैसे ही वो जागते हैं सबुको का मुंह पकड़कर उसे फेंक देते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और अचानक वहां से गायब होकर सबके पीछे आ जाते हैं। लगभग 2 घंटे तक उन्हें समझाया जाता है और शोगुन कहते हैं कि आपको लड़ने के लिए जिंदा किया गया है, तो आप लड़ने के लिए तैयार रहिएगा।
उन्हें कपड़े दिए जाते हैं और अब वो एक असली सामुराई लग रहे थे। मियामोतो और शोगुन कार में जा रहे थे तो मियामोतो कार की स्पीड कम करने के लिए कहते हैं। ये समय 400 साल आगे का था और बहुत कुछ बदल गया था। दोनों कार से उतरते हैं तो मुसाशी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। शोगुन मुसाशी को बैटल अरीना में लेके जाते हैं तो योद्धाओं के टूटे हुए दांतों को देखकर और इस जगह को देखकर उन्हें कुछ अपनापन सा लगता है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो हाथों में तलवार लेकर आ रहा था। उस आदमी के आते ही मुसाशी उसे इनविजिबल स्वॉर्ड से 6 बार काट देते हैं, जो उस आदमी को महसूस हो जाता है, पर शोगुन ये सब देख भी नहीं पाते। तभी वो आदमी शोगुन से पूछता है कि आखिर ये है कौन, इन्होंने मुझे 6 बार मार डाला। तभी मुसाशी फिर से उनके सीने को चीर देते हैं। तलवारबाज उन्हें बताता है कि मुसाशी ने मुझे कई जगह से काट दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मुसाशी उनकी दोनों तलवारें लेते हैं और उसे हवा में इतनी तेज घुमाते हैं कि दोनों तलवारें टूट जाती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों तलवारें बेकार थी। तब मुसाशी उन तलवारबाज को अपना परिचय देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शोगुन बाकी से हानायामा और यूजिरो की फाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें यूजिरो के एक ही पंच से हानायामा स्टोर में आके गिर जाता है। ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी थी और उसकी बोरियत भी दूर हो गई। ये वही लोग होते हैं जो पिटने के बाद भी एटीट्यूड दिखाते हैं। तभी बाकी कहता है कि उस कमरे में कौन है। मुसाशी की प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि बाकी समझ जाता है कि उस कमरे में कोई है। तभी मुसाशी की शैडो बाकी के पीछे आ जाती है और जैसे ही बाकी उस पर हमला करता है उसका पैर ही कट जाता है। लेकिन तभी बाकी देखता है कि उसका पैर सही है। मुसाशी ने इनविजिबल स्वॉर्ड से बाकी का पैर काटा था। तभी मुसाशी बाकी के सामने आ जाते हैं, लेकिन बाकी उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये मुसाशी मियामोतो है और काफ़ी हैरान हो जाता है। तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी मुसाशी बाकी को अपनी अदृश्य तलवार दिखाते हैं, जिसे देखकर बाकी शॉक हो जाता है। मित्सुनारी मुसाशी को बताते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा है बाकी हानमा। तभी बाकी एक जोरदार किक मारता है, लेकिन मुसाशी उसका पैर पकड़ के उठा देते हैं। बाकी एक और किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाशी उसका पैर जोर से दबा देते हैं। तभी मुसाशी बाकी को उसी तरीके से पकड़ते हैं जैसे उन्होंने तलवारें तोड़ी थी और जोर से बाकी को पटक देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। बाकी जब उठता है तो वो बाहर जाता है। मुसाशी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हाथों में बांस लेते हैं और उन्हें इतनी तेज़ हवा में पटकते हैं कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। तभी बाकी आगे आता है और उनसे दोबारा लड़ने की बात करता है, लेकिन मुसाशी कहते हैं कि तुम जितनी देर बेहोश थे उतनी देर में मैं तुम्हें मार चुका होता। मुसाशी बाकी को वो बांस काटने को बोलते हैं तो बाकी अपनी किक से बांस को गांठ की जगह से काट देता है। मुसाशी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मुसाशी वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन शोगुन उन्हें मना करते हैं क्योंकि ये दौर उनके लिए नया है और यहाँ के नियम और कानून भी अलग हैं। बाकी कहता है कि मैं आपको कभी भी मार सकता था, बस मैंने मारने की कोशिश नहीं की, और आगे बढ़कर उनकी तरफ बहुत ज़ोर से पंच करता है। जैसे ही बाकी ने मुसाशी को पंच किया तो मुसाशी का सर घूम गया और वो घुटने पर आ गए। मुसाशी उठते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हारा अटैक पहले ही देख लिया था, बस उसका असर देखना चाहता था। गुस्से में बाकी उन पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही मुसाशी उसका अटैक पढ़कर उसे रोक देते हैं। दरअसल मुसाशी बाकी का अटैक इसलिए रोक देते हैं क्योंकि मुसाशी उस काल के वॉरियर थे जहां हारने का मतलब था मौत, इसलिए वहाँ के योद्धाओं को अपने ऊपर होने वाले अटैक को पहले ही समझ जाने की स्किल सीखनी पड़ती थी और इसी वजह से मुसाशी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। मुसाशी बाकी को इनविजिबल स्वॉर्ड से काट देते हैं और छत से कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुसाशी नंगे पैर रास्ते पर चल रहे होते हैं, जिसे देखकर 2 पुलिस ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करने आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं, पर मुसाशी को कहाँ ये सब पता था, जिसकी वजह से ऑफिसर्स गुस्से में उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसाशी उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी और ज़्यादा ऑफिसर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मियामोतो सान उन्हें मारकर गिरा देते हैं, क्योंकि यार वो अपने काल का सबसे ताकतवर बंदा था, तो ये पुलिस ऑफिसर्स क्या ही बिगाड़ लेंगे उसका। और इधर हम देखते हैं कि बाकी ट्रेनिंग कर रहा होता है और मुसाशी को इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि पिट गया था यार वो मुसाशी से, और वैसे भी उसके अंदर यूजिरो हानमा का ब्लड है, तो बिना बदला लिए तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरी हानमा फैमिली बाकी वर्ष की सबसे पावरफुल फैमिली है। मुसाशी को न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है जहां वो 5 पुलिस ऑफिसर्स को कुछ ही सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं और न्यूज़ देख रहे सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं
तभी एक फाइटर जिसका नाम डोपो ओरोची था मुसाशी से लड़ने के लिए बेताब हो जाता है। हम मुसाशी को देखते हैं जिनका पीछा 2 लोग कर रहे होते हैं। मुसाशी उन्हें देखते हैं और कूदकर एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर तोकुगावा मित्सुनारी का है। उसके बाद हम देखते हैं कि शोगुन और डोपो ओरोची बातें कर रहे होते हैं और डोपो मुसाशी से लड़ना चाहते थे। तभी मुसाशी वहाँ आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बात होती है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी डोपो अपनी पावर दिखाते हुए मजबूत पत्थर, फिर बॉटल्स और लकड़ी को अपने हाथों से ही तलवार की तरह काट देते हैं, लेकिन मुसाशी इसे नाचने की कला बताते हैं, जिस पे डोपो गुस्सा होकर आगे बढ़ते हैं। तभी मुसाशी अपने स्टांस में आ जाते हैं और डोपो को अपनी अदृश्य तलवार से काट देते हैं और जोर से डोपो के फेस पर पंच करते हैं, जिससे डोपो को काफ़ी चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी खड़े हो जाते हैं। डोपो मुसाशी को एक तलवार देने को कहते हैं। शोगुन एक बेहतरीन तलवार उन्हें दे देते हैं और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डोपो मुसाशी पर हमला करते हैं, लेकिन मुसाशी अपनी तलवार से उनके चेहरे के बीचों बीच वार करते हैं, लेकिन वो डोपो को काटते नहीं बल्कि तलवार को सिर्फ उनके फेस पर दबाते हैं। डोपो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तभी मुसाशी देखते हैं कि डोपो का भी वार उन्हें लग गया था और वो डोपो की तारीफ करते हैं, लेकिन इस तारीफ का कोई मतलब नहीं था क्योंकि डोपो हार चुके थे। थोड़ी देर बाद मित्सुनारी डोपो को मुसाशी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन डोपो उनसे कहते हैं कि मुसाशी ने उन पर दया दिखाई, इससे बड़ी शर्म की बात तो हो ही नहीं सकती। तभी हमें एक और फाइटर को दिखाया जाता है जो चैंपियन होता है और लोग उनकी फोटोज ले रहे थे। उनका एक पैर नहीं होता और वो अब जापान आ रहे थे मुसाशी से लड़ने के लिए और उनका नाम होता है काइयो रेत्सु। कात्सुमी उन्हें डोपो की हार के बारे में बताता है, जिससे रेत्सु काफी हैरान हो जाते हैं और मुसाशी के सामने आने पर अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि मियामोतो सान एक लाइटर को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। वो उस आग की राख और हॉर्स ऑयल का मिक्सचर बनाते हैं और अपने घाव पर लगा लेते हैं। तभी शोगुन वहां आते हैं और बैटल अरीना में रेत्सु के पास उन्हें ले जाते हैं, जहां रेत्सु उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें वो लोग हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फाइट 3 दिन बाद होगी। तभी रेत्सु को उनमें एक ज़बरदस्त ऑरा दिखने लगता है। रेत्सु उन पर हमला करते हैं, लेकिन मुसाशी उनका नकली पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। तभी रेत्सु भी उन्हें काउंटर अटैक करते हैं और किक मार के मुसाशी को नीचे गिरा देते हैं। मुसाशी रेत्सु की फाइटिंग स्किल्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शोगुन एक ओल्ड फाइटर से बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है इजो मोतोबे। मोतोबे कहते हैं कि रेत्सु को मशीन गन के साथ उतरना चाहिए क्योंकि वो मुसाशी को कभी नहीं हरा पाएगा। मोतोबे बताते हैं कि उस समय के फाइटर्स बहुत से हथियारों को चलाते थे और मैंने भी इन सारे हथियारों में महारत हासिल कर ली है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ग्रेट यूजिरो हानवा भी नहीं कर सकते। और मोतोबे सारे फाइटर्स को प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं। फिर हम रेत्सु को देखते हैं जो शुरिकेन और तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उनके मास्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मुसाशी को हराना है तो एक पंख जैसा बनना होगा जिसे काटा ही ना जा सके। रेत्सु अपने मास्टर से पंख जैसा बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम मुसाशी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और जैसे ही पेड़ का पत्ता गिरता है मुसाशी उसके टुकड़े कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान रेत्सु काफ़ी घायल हो गए थे। मास्टर उन पर एक और हमला करते हैं, लेकिन इस बार रेत्सु खुद को बचा लेते हैं और पंख जैसा बनने का आर्ट सीख लेते हैं। तभी मोतोबे वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस छोटी मोटी टेक्निक से मुसाशी को कभी नहीं हरा पाओगे। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मुसाशी के ऊपर से एक चिड़िया उड़ रही थी और जैसे ही उसका पंख गिरता है मुसाशी उसके टुकड़े कर देते हैं। दोबारा हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेत्सु के मास्टर कहते हैं कि ये टेक्निक मैंने रेत्सु को सिखाई है और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। मोतोबे रेत्सु से कहते हैं कि अगर तुम्हें मुसाशी को हराना है तो पहले मुझे हराना होगा। तभी रेत्सु उन पर हमला करते हैं, लेकिन मोतोबे उनका पंच गले से ही पकड़कर उन्हें दूर फेंक देते हैं। दोनों फिर लड़ने लगते हैं, लेकिन रेत्सु उन्हें गिरा देते हैं। मोतोबे कहते हैं कि बेटा मुसाशी को तो तुम कभी नहीं हरा सकते। तभी रेत्सु के मास्टर मोतोबे को पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं ताकि लड़ाई से पहले रेत्सु घायल ना हो जाए। अगले दिन अरीना में लोग भर चुके थे और बहुत सारे हथियार अरीना के बीच में रखे थे और जल्द ही मुसाशी और रेत्सु की फाइट होने वाली थी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुसाशी अपनी तलवार लेकर मैदान में आ जाते हैं और रेत्सु भी आ जाते हैं। लड़ाई शुरू होने वाली होती है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है।
और रेत्सु अपने सारे शूरिकेन निकाल लेते हैं और एक एक करके मुसाशी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मुसाशी बहुत ही आराम से सारे शूरिकेन को डॉज कर लेते हैं और एक को तो बीच से ही काट देते हैं। भाई साहब, इसके बाद रेत्सु जंप करते हैं और अपने कपड़े को हाथ में ले लेते हैं। रेत्सु अपने कपड़े को ज़ोर ज़ोर से लहराने लगते हैं और रेत को मुसाशी के फेस पर मारते हैं, जिससे रेत के सारे दांत और नाखून उनके चेहरे पर धंस जाते हैं। रेत्सु हमले पे हमले करते जाते हैं, जिससे मुसाशी की आंखों से खून निकलने लगता है। रेत्सु अपने कपड़े उनकी तरफ फेंकते हैं और जैसे ही मुसाशी उनके कपड़े को काटते हैं, एक 9-धारी चाइनीज चाबुक उनके सिर पर लगता है और वो गिर जाते हैं। रेत्सु उन पर हमला करते हैं, लेकिन मुसाशी उनके चाबुक को पकड़कर उनसे छीन लेते हैं और उसकी मजबूती देखने के लिए उस चाबुक को उसी तरह पकड़ते हैं जिस तरह उन्होंने बांस के टुकड़े किए थे। मुसाशी चाबुक को इतनी तेज हवा में लहराते हैं कि वो टूट जाता है। मुसाशी अपनी तलवार रेत्सु को दे देते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेत्सु उन पर कई सारे अटैक कर देते हैं और उन्हें गिरा देते हैं और मुसाशी के उठने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि रेत्सु उन फाइटर्स में से नहीं थे जो किसी निहत्थे इंसान पर हमला करे। मुसाशी उठते हैं और अपनी तलवार फेंक देते हैं और दौड़कर रेत्सु के पास चले जाते हैं। रेत्सु उन पर 2 हमले करते हैं, तभी मुसाशी उनका पैर पकड़कर उन्हें उठा देते हैं और रेत्सु को बिल्कुल बाकी की ही तरफ पटक देते हैं। लेकिन रेत्सु दोबारा खड़े हो जाते हैं और स्टांस में आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे फाइटर्स और सारे लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेत्सु मुसाशी पर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन मुसाशी उनके सारे अटैक को डॉज करके उन्हें फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेत्सु ने बाकी का स्टांस ले लिया है। मुसाशी तलवार लेकर रेत्सु पर हमला करते हैं, लेकिन वो रेत्सु को भी डोपो की तरह काटते नहीं हैं, बल्कि दबाते हैं। इस पर रेत्सु गुस्सा हो जाते हैं और मुसाशी को ऑनेस्टी से लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसाशी उन्हें पूरा काटने वाले होते हैं, रेत्सु अपनी पंख वाली ट्रेनिंग का यूज करके मुसाशी को जोरदार किक मारते हैं, जिससे मुसाशी गिर जाते हैं। मुसाशी उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर रेत्सु उन पर दोबारा हमला कर देते हैं, लेकिन मुसाशी उन्हें सफेद पट्टे से बांधकर बुरी तरह फंसा देते हैं। रेत्सु को खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। मुसाशी अपनी तलवार लेकर रेत्सु के पास आते हैं और एक ही बार में सारे पट्टे काट देते हैं। रेत्सु उठ जाते हैं, लेकिन मुसाशी उन्हें मारने के लिए तैयार होते हैं और रेत्सु पर तलवार से अटैक कर देते हैं। रेत्सु अपनी शाओली टेक्निक का यूज करके उन्हें मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मुसाशी उनका नकली पैर भी काट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेत्सु बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं। उनका आधा शरीर लगभग कट ही चुका था, लेकिन रेत्सु दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुसाशी पर अटैक कर देते हैं। मुसाशी भी उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेत्सु उनकी तलवार को हाथ से ही रोक देते हैं, जिसे देखकर मुसाशी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मुसाशी गायब होकर उन्हें हवा में उछाल देते हैं और रेत्सु पर एक ऐसा डेंजरस अटैक करते हैं, जिससे उनके पेट के साथ साथ उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेत्सु अब लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। वो घायल होकर बैठ जाते हैं, उनके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है और जैसे ही वो गिरते हैं, उनकी सारी आंतें बाहर आ जाती हैं। रेत्सु मर चुके थे। अरीना में बैठे सारे फाइटर्स और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अक्सर लड़ाइयों में जीतने वाले को चीयर अप किया जाता है, लेकिन यहाँ हर तरफ शांति का माहौल था और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और मुसाशी उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे फाइटर्स रेत्सु की बॉडी के पास खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब गम में डूबे हुए थे। और तभी शोगुन रोने लगते हैं। हम शोगुन और मुसाशी को बातें करते हुए देखते हैं और वो लोग रेत्सु की काबिलियत के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम मोतोबे और बाकी को देखते हैं, जहाँ पे बाकी उनसे मार्शल आर्ट सीखने आया था, लेकिन मोतोबे कहते हैं कि तुम सब उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस पर बाकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है और अपने डैड की तरह हंसने लगता है। बाकी उन पर अटैक करता है, लेकिन मोतोबे स्मोक बॉम्ब का यूज़ करके उसके पीछे आ जाते हैं। मोतोबे बाकी को ये बॉम्ब दिखाते हैं और बताते हैं कि इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम सबको बचाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुसाशी को गिरफ्तार करने के लिए ऑफिसर्स आए होते हैं, क्योंकि रेत्सु के चाहने वाले लोगों ने उन पे केस कर दिया था। तभी मुसाशी हथकड़ी को तोड़ देते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ले जाने के लिए आए होते हैं। मुसाशी गुस्सा हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं
जिससे सारे पुलिस ऑफिसर्स की फट जाती है। मुसाशी को कार में बिठाकर ले जाया जा रहा होता है। तभी हम एक केंडो के स्टूडेंट को देखते हैं जिससे लड़ने की शर्त पर मुसाशी को छोड़ा जाने वाला था, और तभी हम देखते हैं कि मुसाशी वहां पे पहुंच चुके हैं और दोनों केंडो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुसाशी का ऑरा हर कोई फील कर सकता था। तभी मुसाशी आगे आते हैं और उस लड़के पर अटैक करते हैं। वो लड़का खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुसाशी उसके शिनाई को भी तोड़ देते हैं और उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। मुसाशी के अटैक से जब वो लड़का बेहोश हो जाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिबुकावा की एंट्री होती है। शिबुकावा मुसाशी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसाशी जैसे ही उनसे हाथ मिलाते हैं, शिबुकावा उनके हाथों को जकड़ लेते हैं और आइकी का यूज़ करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं और स्ट्रेट पंच उनके फेस पर मारते हैं। शिबुकावा उन्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि रत्सु उनके दोस्त थे और मुसाशी ने रत्सु को मार दिया था। कुछ देर बाद मुसाशी उठते हैं और इस टेक्निक के बारे में उनसे पूछते हैं, तो शिबुकावा उन्हें आइकी के बारे में बताते हैं, जो हथियार छिन जाने के बाद निहत्थे लड़ने की टेक्निक है, और ये टेक्निक मुसाशी के टाइम पे नहीं थी। तभी शिबुकावा को मुसाशी के रूप में एक वोल्केनो दिखने लगता है। मुसाशी आगे बढ़ते हैं और शिबुकावा को इनविजिबल स्वॉर्ड से काट देते हैं, जिससे शिबुकावा को इतना दर्द होता है कि वो कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हमें यूजिरो हानमा को दिखाया जाता है, जो मोतोबे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो मुसाशी से मिलने की बात करते हैं। लेकिन मोतोबे द ग्रेट यूजिरो हानमा से कहते हैं कि उसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? यूजिरो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं तो किसके बस की बात है। तो मोतोबे कहते हैं कि जब तक मैं हूँ मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। ये सुनकर यूजिरो गुस्से में पागल हो जाते हैं और मोतोबे पर हमला कर देते हैं, लेकिन मोतोबे स्मोक बॉम्ब फेंककर बच जाते हैं। यूजिरो सोच में डूब जाते हैं कि कोई उनकी रक्षा करे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं। यूजिरो के गुस्से से खिड़की भी टूट जाती है। तभी हम मोतोबे को देखते हैं, जो डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि यूजिरो हानमा से बचना कोई आसान काम नहीं है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा शोगुन के घर आ जाते हैं। शोगुन और मुसाशी घर के अंदर ही बातें कर रहे थे। तभी मुसाशी को उनकी प्रेजेंस फील होने लगती है। यूजिरो हानमा दरवाजे पर आ जाते हैं। शोगुन उनकी शैडो देखकर समझ जाते हैं कि ये वही हैं। यूजिरो अंदर आके बैठ जाते हैं। दोनों बैठ के वाइन पीते हैं और मुसाशी अपनी स्टोरीज यूजिरो को सुनाते हैं, और अपनी स्टोरी सुनाते हुए मुसाशी काफ़ी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मुसाशी उन्हें इनविजिबल स्वॉर्ड से काट देते हैं, लेकिन यूजिरो को कुछ भी नहीं होता। यूजिरो एक बॉटल को उंगली से मारते हैं और वो टूटकर मुसाशी को लग जाती है, जिससे उनके सर से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद दोनों लड़ने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही मुसाशी अपनी तलवार निकालते हैं, यूजिरो उसे पकड़ लेते हैं और एक जोरदार पंच मुसाशी के चेहरे पर मारते हैं। लेकिन मुसाशी अपनी तलवार ही नहीं छोड़ते, जिसे देखकर यूजिरो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मुसाशी अपनी तलवार के साथ ही यूजिरो को ऊपर उठा देते हैं, जिससे यूजिरो खुश हो जाते हैं। मुसाशी यूजिरो पर हमला करते हैं, लेकिन यूजिरो उनका हर अटैक डॉज कर लेते हैं। मुसाशी दोबारा उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजिरो उनके पैरों के बीच मार देते हैं और मुसाशी गिरकर तड़पने लगते हैं। मुसाशी उठते हैं और अपनी तलवार शोगुन को दे देते हैं। इसके बाद वो यूजिरो पर अटैक कर देते हैं और उनका पैर थोड़ा सा काट देते हैं, लेकिन यूजिरो को कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही मुसाशी अपना आखिरी वार करने वाले होते हैं, बीच में मोतोबे आ जाते हैं, जिससे यूजिरो गुस्सा होकर उन्हें मारने पीटने लगते हैं। लेकिन मुसाशी और शोगुन उन्हें बीच में आकर रोक देते हैं। मोतोबे को जब होश आता है तो वो शोगुन से मुसाशी से फाइट करने की बात करते हैं, जिसमें लड़ाई के कोई भी रूल्स नहीं होंगे। तभी हम मुसाशी और यूजिरो को साथ चलते हुए देखते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे होते हैं। दोनों साथ बैठकर विस्की पीते हैं और दोनों मोतोबे की बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मोतोबे अपने एक स्टूडेंट को अपने डोजो में लेके आए होते हैं, जो उनके वेपन्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोतोबे और उनका स्टूडेंट डोजो में खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनका स्टूडेंट अपनी काबिलियत चेक करने के लिए मोतोबे पर अटैक करता है, लेकिन मोतोबे उसे गिरा देते हैं और अपनी बेल्ट से बांध देते हैं। अगले सीन में हमें एक लंबे चौड़े इंसान को दिखाया जाता है, जिसके सामने शोगुन किसी बिल्ली के जैसे थे और उसका नाम होता है जैक हानमा,
जो बाकी का भाई होता है और मुसाशी से लड़ने की ख्वाहिश लेकर आया था। शोगुन उसे कहते हैं कि मोतोबे नहीं चाहता कि कोई उससे लड़े, तो तुम्हें पहले मोतोबे से लड़ाई करनी होगी। दोनों की लड़ाई किसी पार्क में तय होती है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मोतोबे जैक की आंखों में सिगरेट फेंककर उसे एक किक मारते हैं। मोतोबे डंडे से हमला करते हैं और जैक के दोनों पैरों को फिर उसके सिर को घायल कर देते हैं। जैक हंसता है और उठ जाता है। जैक एक जोरदार लात मोतोबे को मारता है, लेकिन मोतोबे उसका पैर ही काट देते हैं। जैक अपने मजबूत दांतों से मोतोबे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन मोतोबे अपने कपड़े खींचकर उसके सारे दांत तोड़ देते हैं, क्योंकि मोतोबे ने एक मजबूत वेस्ट पहना हुआ था। जैक गुस्से में आकर मोतोबे पर हमला करने लगता है। मोतोबे स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन जैक फिर भी नहीं रुकता और मोतोबे को मारते मारते हवा में लटका देता है। तभी मोतोबे एक जोरदार पंच मारते हैं और जैक पर अपने हथियारों से हमला करने लगते हैं और आखिरी में उसे एक रस्सी से बांधकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फिशरमैन मछली पकड़ रहा होता है और कुछ ऐसा फंस जाता है कि उसकी फिशिंग रॉड ही टूट जाती है। तभी एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बोट पूरी तरह से मुड़ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर के पीछे जायंट क्रोकोडाइल पानी में हलचल करने लगता है, जिसे एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने पकड़ लिया था और उसको अपने साथ एक छोटे से होल में ले जाने लगता है। वो होल क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आदमी उसे जबरदस्ती अंदर खींच ले जाता है। तभी हम मुसाशी को देखते हैं, जो उस आदमी को टीवी में देखकर टीवी को ही काट देते हैं। तभी शोगुन उन्हें टीवी के बारे में बताते हैं और ये भी कि वो आदमी डायनासोर्स के ज़माने का है और एक डायनासोर के साथ ही रॉक सॉल्ट में प्रिजर्व हो गया था, जिसे मुसाशी की तरह ही जिंदा किया गया और उसका नाम पिकल रखा गया। मुसाशी पिकल से मिलने के लिए शोगुन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद हम मोतोबे को देखते हैं, जो पिकल को न्यूज़पेपर में देखकर कहते हैं, अब इसे भी बचाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। और इसी के साथ बाकी डोऊ द इनविंसिबल सामुराई का पार्ट 1 एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एनिमे के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एनिमे में। गुड बाय।